दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे जो आगामी सक्षमता परीक्षा प्रस्तावित है, उसके लिए हमने आज पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं। और भी जो वनडे एग्ज़ाम हैं जैसे यूपी टेट है, एस टेट है, वीपीएससी TRE4 है, एसएससी जीडी है, इत्यादि एग्ज़ामों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। एक बार अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? जाम्बेजी की, लिम्पोपो की, कांगो की, नाइजर। चलिए हम लोग देखते हैं। ये कुछ पृथ्वी है, बीचों बीच में पाई जाती है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, नीचे है मकर रेखा और ऊपर है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, और ये नीचे है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, और बीच में बिल्कुल है भूमध्य रेखा। इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अगर कहा जाए कर्क रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, तो आप लोग याद रखिएगा माही नदी। माही नदी। अगर भूमध्य रेखा कहे या विषुवत रेखा को दो बार कौन सी नदी काटेगी, तो कांगो नदी आप लोग याद रखिएगा। कांगो नदी। अगर मकर रेखा को दो बार काटेगी तो उसका नाम याद रखिएगा आप लोग, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। इन तीनों रेखाओं को तीन नदियां काटती हैं दो बार। उनका नाम किस प्रकार हम अपने माइंड में मेकअप करेंगे, एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, माँ काली। माँ काली। तीनों रेखाएं सीक्वेंस से लिखिएगा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा को माही नदी दो बार काटेगी, और भूमध्य रेखा को कांगो नदी दो बार काटेगी, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी दो बार काटेगी। तो इसका जो विकल्प नंबर इसका जो है, मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी हो जाएगी, वो हो जाएगी लिम्पोपो नदी। कौन सी हो जाएगी? लिम्पोपो नदी हो जाएगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। इसका विकल्प नंबर जो है दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किसी एक महाद्वीप से गुजरती हैं। कौन सा है? एशिया है कि अफ्रीका है कि उत्तरी अमेरिका है कि दक्षिणी अमेरिका है? देखिए, वो कौन सा है महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, आप लोग याद रखिएगा, उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर इसके विपरीत पूछ ले कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखाएं तीनों नहीं गुजरती हैं, उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, उसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है महाद्वीप, वहाँ से तीनों रेखाएं नहीं गुजरती हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। जो भी शिक्षक साथी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन होगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है,
ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ईरान में है कि यूएसए में है कि तुर्की में है कि भारत में है? तो ग्रेट साल्ट जो झील है वो यूएसए में है, खारे पानी की झील है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो झील ये है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग। अगला बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में है कि फतेहपुर सीकरी में है कि नई दिल्ली में है कि अजमेर में है? तो जो हुमायूं का जो मकबरा है वो नई दिल्ली में स्थित है। विकल्प नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पहला है राजस्थान कि मध्य प्रदेश कि उत्तर प्रदेश कि झारखंड? तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगर कहा जाए पिंक सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? पिंक सिटी, तो राजस्थान का ही शहर है, उसका नाम है जयपुर। अगर मौका मिले तो आप लोग जयपुर जरूर जाइएगा। पिंक सिटी के नाम से फेमस है, बहुत ही अच्छा शहर है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला है भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर कि बैरोमीटर है कि थर्मोमीटर है कि सिस्मोग्राफ है? देखिए चारों विकल्प को हम लोग देखेंगे। देखिए हाइड्रोमीटर जो होता है वो जल का घनत्व नापते हैं। किसका ना? जल का घनत्व। अगर बैरोमीटर का बात करेंगे हम लोग तो वायुमंडलीय दाब नापने के काम आता है। वायुमंडलीय दाब। अगर हम लोग थर्मोमीटर की बात करेंगे, थर्मामीटर की, थर्मो नहीं थर्मामीटर होना चाहिए था। ये जो है तापमान जो है मापने के काम आता है थर्मामीटर। अगर बुखार होता है तो हम सब लोग थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो लास्ट वाला है भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत की खोज किसने की? कोलंबस कि वास्को डी गामा कि रॉबर्ट पीरे कि मार्को पोलो? बताइएगा आप लोग। देखिए जो भारत की खोज किया था वो वास्को डी गामा जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर अमेरिका की खोज पूछेगा तो अमेरिका की खोज जो है कोलंबस जी ने किया था। दोनों विकल्प आप लोग पढ़िएगा। समझ में आ गया? अमेरिका की खोज कोलंबस ने, तब जबकि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के अंतर्राष्ट्रीय रेखा निर्धारण करती है रेड क्लिफ कि मैकमोहन कि डूरंड कि 49 डिग्री समांतर रेखा है? चारों ऑप्शन को बारी बारी हम देख लेंगे। देखिए रेड क्लिफ रेखा किसके किसके मध्य स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। भारत और पाकिस्तान। अगर मैकमोहन रेखा की बात करेंगे तो भारत और चीन। अगर डूरंड रेखा की हम लोग बात करेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और 49 डिग्री जो समांतर रेखा है वो है यूएसए को कनाडा से जोड़ देती है। तो चारों के हमने जो है विकल्प रख दिए हैं आप लोगों के समक्ष। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा
भारत चीन है मैकमोहन, और पाकिस्तान अफगानिस्तान को डूबंड रेखा, यूएसओ को कनाडा से 49 डिग्री समांतर रेखा। तो भारत चीन के मध्य पूछा था, विकल्प नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश का समय लगभग लेता है 2 मिनट, 4 मिनट कि 8 मिनट कि 16 मिनट। देखिए, जब सूर्य जब निकल रहा होता है तो जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, मतलब उस कहने का मतलब ये है, तो जो समय लेता है वो 8 मिनट लेता है। लगभग 8 मिनट जो है सूर्य की जो किरणें जो है आपस में पृथ्वी पर जो है आ जाती हैं। तो विकल्प नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगर कहा जाए सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहेंगे, तो पृथ्वी एक नीला ग्रह है। कैसा ग्रह है? पृथ्वी एक नीला ग्रह है। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, कि नाभिकीय संलयन द्वारा, कि नाभिकीय विखंडन द्वारा, कि आक्सीकरण द्वारा। देखिएगा, इसमें बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि सूर्य हुआ तो सूर्य जो है अपनी ऊर्जा जो है प्रकाशित करता है, मतलब देता है। तो बहुत लोग विखंडन लगा देते हैं, मतलब विखंडन माने होता है टुकड़ों में फैल जाना। तो यहाँ पे विकल्प तीसरा ना होकर क्या होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। कैसा है? सूर्य का जो सूर्य होता है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कहलाता है। तो इसकी जो ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त होती है। विकल्प नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। क्या है? मंगल का है, कि शुक्र का है, कि बृहस्पति का है, कि शनि का है। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा उपग्रह की बात करेगा तो ग्रह है शनि, सबसे ज़्यादा उपग्रह। अगर टाइटन की बात करेगा, किसका उपग्रह है या चंद्रमा है, तो टाइटन जो है शनि का एक उपग्रह है। अगर बृहस्पति की हम लोग बात करेंगे तो ये पीला ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। अगर शुक्र की बात करेंगे तो ये सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला है, गर्म भी है और पृथ्वी की बहन भी है, पृथ्वी की बहन भी है। अगर मंगल की बात करेंगे तो मंगल ग्रह क्या है? लाल है। मंगल ग्रह कैसा है? लाल है। तो सारे ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो टाइटन किसका है? शनि का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में गोल क्रांति का संबंध है अंडा से है, कि आलू से है, कि टमाटर से है, कि प्याज से है। ऐसे भी सवाल जो है परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलते हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसमें गोल क्रांति का संबंध जो है वो आलू से जाता है। विकल्प नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? पहला है दूध से दही बनना, दूसरा है बनना होना चाहिए था, दूसरा है फलों का पकना, तीसरा है बर्फ का पिघलना और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग।
देखिए, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। दोनों के आप लोग समझिएगा। देखिए, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई वस्तु या चीज अपने मूल अवस्था में आ जाए, अपनी मूल अवस्था में आ जाए, वो होता है भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें कोई वस्तु या चीज अपने पुनः जो है मूल अवस्था में नहीं आती है। बस सबसे बड़ा इसका यही अंतर होता है। जैसे दूध से दही बनना, ये कैसा परिवर्तन होगा? अगर हम दही से पुनः दूध नहीं बना सकते, इसलिए अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगा, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो विकल्प नंबर इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है फलों का पकना। जैसे कच्चा आम है और कच्चा आम से जो है सीजन आने पर पक गया आम, तो क्या पका हुआ आम जो है पुनः कच्चा हो सकता है? नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, अपनी मूल अवस्था में नहीं जाएगा। मगर तीसरा ऑप्शन इसका बहुत बढ़िया दिया हुआ है, बर्फ का पिघलना। देखिए, बर्फ जब पिघलेगी तो जल बन जाएगा, पानी बन जाएगा, और पानी को पुनः जो है फ्रीजिंग में हम डाल देंगे, बर्फ जो बन जाएगा। इसलिए बर्फ को पानी, पानी को बर्फ बना सकते हैं। ये होता है भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे आगे। अगला है, बहुत अच्छा सवाल है कि जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है कि राज्य सूची का विषय है कि समवर्ती सूची का विषय है कि इनमें से कोई नहीं? दो चीज़ें हैं, आप लोग याद रखिएगा। एक है जनसंख्या, एक है जनगणना। जनगणना अगर देखा जाए तो जनसंख्या किस सूची का विषय है? जनसंख्या है समवर्ती सूची का विषय। जनसंख्या किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। जबकि जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। नंबर 1 पॉइंट, संघ सूची का विषय है। दूसरा नंबर, अगर देखा जाए कि जनसंख्या जो है सर्वप्रथम किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई, मतलब जनगणना, अगर जनगणना सर्वप्रथम देखी जाए तो किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई? तो मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट हुई, सन 1872 ईस्वी में मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट हुई। अगर देखा जाए फिर कहा लगातार कंटिन्यू नहीं हो रही थी, तो उसमें एक समय निर्धारित किया गया, 10 वर्ष पर जनगणना होगी। अब चूंकि नियमित जनगणना होने लगी, तो नियमित जनगणना के समय जो है कौन सा वायसराय था? रिपन के समय। कौन था? रिपन के समय सन 1881 में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत होने लगी। तो उस समय वायसराय भारत का रिपन था, और जब जनगणना की शुरुआत हुई थी केवल अनियमित रूप से, उस समय मेयो था, लॉर्ड मेयो, 1872 ईस्वी में। ये कुछ बातें थी जनसंख्या और जनगणना से संबंधित। अगर पूछा जाए जनसंख्या दिवस कब हम लोग मनाते हैं, तो 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो ये भी कुछ पॉइंट था, हमने बताने के प्रयास किया। आप लोगों को ऐसा लगा होगा बताइएगा कमेंट करके। तो जनगणना की हम लोग बात कर रहे थे, ये जो हो जाएगा संघ सूची का हो जाएगा। विकल्प नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। एक कीवर्ड है, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है सवाल। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। अगला है, बहुत अच्छा सवाल है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गंगा को, कि यमुना को, कि कावेरी को, कि गोदावरी को? बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर कहा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। अगर पूछा जाए
कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी। कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। अगर कहा जाए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर कहा जाए दक्षिण की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी। यमुना गंगा की सबसे सहायक नदी है। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक डीपीएसपी कहा गया है। डीपीएसपी बताइएगा आप लोग, आयरलैंड से लिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कि सोवियत संघ से कि ब्रिटेन से? बताइएगा आप लोग। जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भारत के मतलब भारत में जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला है, बहुत अच्छा सवाल है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? सरसों से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? सरसों से है कि आलू से है कि चना से है कि गेहूं से है? अगर देखा जाए तो चारों की चारों फसलें जो हैं रबी की फसलें हैं। ये जाड़ों में बोई जाती हैं और गर्मी प्रारंभ होने पर इन्हें धड़ल्ले से काट लिया जाता है। ये रबी की फसल है। तो पीली क्रांति का संबंध पूछा जा रहा था, तो पीली क्रांति किससे हो जाएगा? सरसों से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे तेजी से। अगला बहुत अच्छा सवाल है, जो भी हमारे शिक्षक साथी बिहार से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन सवाल है, और भी जो अन्य राज्यों से देख रहे हैं चैनल को उनके लिए भी सबसे बेहतरीन जीके का सवाल बन सकता है। अगला है कि वाल्मीकि अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पहला है पटना, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पश्चिमी चंपारण, चौथा है शिवहर। बताइएगा आप लोग। सबसे बेहतरीन सवाल है बिहार से। तो एक बिहार का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि अभ्यारण्य, जो बिहार के सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है राजस्थान। आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो भी साथी हमारे उत्तर प्रदेश से इस क्लास को देख रहे होंगे उनको याद होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है, बिहार से कि उत्तर प्रदेश से कि मध्य प्रदेश से कि राजस्थान से? आप लोग बताइएगा। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। जो यूपी का जिला है उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। यहीं पर स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है इस क्लास का अंतिम सवाल रहेगा कि निम्न में कौन सा जानवर सर्वाहारी है? मतलब वो शाकाहारी भी हो सकता है और मांसाहारी भी हो सकता है। समझ में आया? उसे हम लोग कहते हैं शाकाहारी जानवर। अब देखिएगा, हाथी है कि कुत्ता है कि गाय है कि हिरण है?
देखिए, हाथी पूर्ण रूप से शाकाहारी जंतु में आएगा, तो ये सर्वाहारी नहीं हो सकता है। गाय भी जो पूर्णतः शाकाहारी में आएगी, ये भी पत्ते, घास, भूसा आदि आदि खाती है। और हिरण भी जो है एक प्रकार से पूर्णतः शाकाहारी में ही आता है। तो जो एक पालतू जानवर है, जिसे डीओजी डॉग कहते हैं, कुत्ता वफादार जानवर है, इसे जो है सर्वाहारी कैटेगरी में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही चुनिंदा क्लासेस देखने के लिए आप लोग चैनल से जुड़िए और अपनी मेहनत को साकार कीजिए, माँ बापू का सपना पूरा कीजिए। फिर अगली क्लास में कुछ कहने सुनने का मैं प्रयास करूँगा। तब तक के लिए वाणी को विराम दूंगा। नेक्स्ट क्लास में जोश और उमंग के साथ तब तक तैयारी मजबूत कीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।